नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2002 की गुजरात हिंसा को नरेंद्र मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस इकोसिस्टम का मोदी और हिंदुत्व का विरोध इस हद तक था कि गुजरात के विकास में रोड़े तक अटकाए गए। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं समिट के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। सवाल पब्लिक का है कि क्या सोनिया गांधी युग में नरेंद्र मोदी का विरोध देश विरोध के हद तक जा पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते कुछ समय में अर्बन नक्सलियों के नाम पर कांग्रेस को घेरा है। क्या प्रधानमंत्री का इशारा ऐसे लोगों की ओर ही है जो गुजरात के विकास की कीमत पर उनका विरोध किया करते थे? क्या सोनिया युग में मोदी विरोध में देश विरोध की हद तक पहुंचा गया था सो कॉल्ड इकोसिस्टम? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज लगभग भारत का हर एक बड़ा राज्य इन्वेस्टर समिट करता है, लेकिन 2003 से जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुई तब ये देश में निवेश लाने का एक नया अप्रोच था। लेकिन आज देश के इंस्टीट्यूशंस पर अटैक और राज्यों के अधिकारों को छीने जाने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जब कुछ सालों पहले केंद्र की सरकार चला रही थी तब क्या हुआ था? सुनिए वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, कितने संगीन और गंभीर आरोप लगाए, सुनिए। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। शक्ति सिंह गोहिल को सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब तो आप ही आका हो देश के। अगर ऐसा है तो कौन कांग्रेसी नेता था, किस कंपनी को रोका धमकाया? मैं भी गुजराती हूं, मांग करता हूं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कहो कि आप तो अब सर्वे सर्वा आप ही हो, केस करो हमारे खिलाफ, डालो हमें जेल में। पर ऐसा हुआ ही नहीं है, झूठ मत बोलो। गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है। मैंने किया करके आपने गुजरातियों का अपमान किया है, जिसका आपको अधिकार नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल के राजनीतिक स्टैंड पर बीजेपी जवाब देगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गुजरात एक दुखती रग की तरह है। दुखती रग में ये भावना कई बार बदले की आग की तरह दिखने लगती है। जब मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, डीएनए पर सियासी सवाल, ये सब उसी का नतीजा है। यहाँ मैं याद दिला दूं कि 2001 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने तब गुजरात में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर था। उन्हें कमान तब सौंपी गई थी जब कच्छ के भूकंप के बाद जनता के बीच असंतोष था। एक आंकड़ा भी आपको बताना चाहती हूं। 2001 में जब मोदी सीएम बने तब प्रति व्यक्ति की जीडीपी में गुजरात की रैंकिंग 12वें नंबर पर थी। गुजरात में उनकी सरकार के 10 साल पूरे होने पर यह रैंकिंग 4 नंबर ऊपर गई और 8वें नंबर पर पहुंच गई। आपको टाटा की नैनो कार का
प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर से गुजरात के सानन में शिफ्ट होने का वो राजनीतिक घटना भी याद होगी। मैंने उस वक्त रतन टाटा के टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा से एक इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे तब 2008 में सवाल पूछा था, आप गुजरात ही क्यों आए? सुनिए इंटरव्यू का ये हिस्सा। Why Gujarat, Mr. Ratan Tata? Well, we've been voted now by many states. I think one state stands out as a state which acts fast, where truly at the very top, the Chief Minister seems truly committed to making the state prosperous and investor friendly. That we have been always impressed by what Mr. Narendra Modi has been able to do in terms of administering and managing the state in a very efficient manner. He holds to his word. आपने सुना, रतन टाटा का कहना था कि मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व रहते थे और पूरे राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या सोनिया युग में मोदी का विरोध सचमुच देश विरोध की हद तक पहुंच गया था? क्या मोदी से कांग्रेस के कथित राजनीतिक बदले का खामियाजा गुजरात को भुगतना पड़ा था? क्या गैर बीजेपी राज्यों से भेदभाव का राहुल का आरोप एक तरफा है? क्या आज से सो कॉल्ड अर्बन नक्सल यूपीए के समय मोदी विरोध की नीतियां तय कर रहे थे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, बस 2 मिनट में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, जफर सरेशवाला बिजनेसमैन है और मोदी को देखते रहे हैं पिछले 20-22 सालों से, वो भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जफर सरेशवाला जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, वो एक दौर था 2002 से जो शुरू हुआ था जब सवालिया निशान लगाया गया था नरेंद्र मोदी पर, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के और देश के सामने है। मैं पूछना चाहती हूं, आज प्रधानमंत्री ने जब ये आरोप लगाया है कि गुजरात के खिलाफ तब की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती थी, एनिमी स्टेट जैसा व्यवहार करती थी, तो क्या ये सच है? क्या इसके कोई एविडेंस है, इसके कोई सबूत हैं? आपने मोदी को बहुत करीब से देखा है और गुजरात में भी रहे हैं, आपकी अपनी क्या राय है? देखिए नाविका जी, मेरा ताल्लुक ये वाइब्रेंट गुजरात से उस दिन से है जिस दिन ये नरेंद्र मोदी साहब उसके लिए पहली मर्तबा इंग्लैंड आए थे। ये 2003 अगस्त की बात है, जब मोदी साहब वाइब्रेंट गुजरात को, यानी यूके के इंडस्ट्रियलिस्ट को गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, और मेरी तब उनसे लड़ाई थी और वो मेरी मुलाकात भी उसी वक्त हुई। इनका प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद मैं मिला था। तो तब जो प्रेजेंटेशन किया था इन्होंने, मोदी साहब ने गुजरात को, ये मुझे अब तक याद है, सेंट जेम्स कोर्ट लंदन में। तो हालांकि मैं तो उनके मुखालिफ लोगों में था तब, लेकिन वो देखकर मैं भी इंप्रेस हुआ था कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात को एज अ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने किया था, तो मैंने इनको कहा था, मुबारकबादी दी थी कि सर मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को अपने स्टेट को इस तरह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने पेश करते हुए नहीं देखा। तो मेरा तो ताल्लुक वाइब्रेंट गुजरात से तब था, और मुझे याद है कि जो पहला वाइब्रेंट गुजरात इन्होंने किया था यही सितंबर 2003 में, तो ये उसमें 300 लोग भी जमा नहीं हुए थे। ये अहमदाबाद का एक टागोर हॉल है जिसमें किया था, और 300 लोग भी नहीं थे। फिर धीमे धीमे, और आप देखिए कि ये किस बैकड्रॉप में हुआ था। 2001 का अभी तो अर्थक्वेक थमा नहीं था, उसके बाद 2002 के फसाद थे, और ये सारी चीजों के बीच में मोदी साहब ने ये कहा कि भाई अब हम डेवलपमेंट को लेंगे, और ये उसमें ये पहला प्रोग्राम किया। उसके बाद वो करते गए।
बहुत सही कहा आपने कि ये 2001 में एक ऐसी घड़ी थी। लेकिन वारिस पठान जी, आज जो लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहां है, उन्होंने कभी 2002 और 2014 के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहां है। गुजरात अस्मिता, मुझे आज भी याद है 2007 2012 जब ये चुनाव मैंने एज अ रिपोर्टर कवर किए थे, तो हमेशा एक बात कही जाती थी मोदी जी द्वारा कि ये गुजरात की अस्मिता की लड़ाई है, क्योंकि उस वक्त सौतेला व्यवहार हो रहा था। ये पुरानी बातें लोग क्यों भूल जाते हैं जब कहते हैं कि भाई एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, हमारी सरकारों को, राज्यों को कुछ नहीं मिलता है। ये सवाल आज भी वाजिब है। ये बिल्कुल नविका जी, सवाल तो वाजिब रहेगा ही। आपने 2002 का अगर गुजरात का दौरा किया था और आपने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, तो आपने ये भी रिपोर्टिंग में देखा होगा कि किस तरह से 2002 के अंदर गुजरात ही में एहसान जाफरी साहब का कत्ल कर दिया गया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, पूरी गुलबर्गा सोसाइटी को अंगार लगा दी गई थी। आपने गुजरात में ये भी देखा होगा कि बिल्किस बानो के परिवार को उसका बलात्कार किया, उनका बहन का उसका हमला थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को सर पत्थर पे फोड़ के मार दिया। आपने ये भी सब चीज तो देखी होगी ना गुजरात के अंदर 2002 में, तो भूल तो नहीं सकते। और उन्हीं के बलात्कारियों को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी थी, उनको बीजेपी की सरकार ने भी रिहा कर दिया। ये सब देख रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मोदी जी की जितनी भी बात है, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें एक जुमला है। 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिला, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गई। अब बात कर रहे हैं मोदी जी दूसरे राज्य की, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, आपने बात निकाली आज ही के दिन उज्जैन, जहां पर बीजेपी की सरकार है, 12 साल की एक बच्ची और उसकी मां का दिन दहाड़े कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया। वो बच्ची अर्ध इस कपड़े के अंदर रास्ते पे घूमती रही घंटों। कोई इतना इंसान में मर गया है जमीर लोगों का, कोई आगे नहीं आया उसका कपड़ा डालने के लिए। ये सारे मुद्दे तो कोर्ट ने तय कर दिए। जो कोर्ट ने तय कर दिया उस पर भी आपको विश्वास नहीं है, आपको सच्चाई पर भी विश्वास नहीं है। आप एक एजेंडा चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पिछले 20 सालों से। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इकोसिस्टम का नाम लिया है। लेकिन शहजाद पूनावाला, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के जब बलात्कारियों को जो रिहा किया है ना, उनके बारे में भी टिप्पणी की है। ठीक उनके है, बारे में भी टिप्पणी की। आप जरा उसको भी प्रॉपर्ली से पढ़ लेना। और मैं बात कर रहा था आज मध्य प्रदेश की, टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो एसआईटी ने क्लियरेंस दी उस वक्त आपकी आवाज कहीं फंस जाती है गले में। शहजाद पूनावाला, मैं चाहूंगी आज इस बात का फैसला हो कि ये जो रोज कहा जाता है सेंट्रल एजेंसी, क्या, एक मिनट वारिस पठान जी, ये पब्लिक रैली नहीं है, यहां डिबेट में सीमित वक्त है। शहजाद पूनावाला, क्या 2011 में ना ये बीजेपी की मीटिंग है, यहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे और हम सब सुनेंगे? सर, सब आप बोल रहे हैं, आप 1.5 मिनट बोल चुके हैं, उसके बाद किसी और की भी बारी हो सकती है। शहजाद पूनावाला, सवाल यह है कि 2011 में क्या इनकम टैक्स के नोटिसेस नहीं भेजे गए थे कि वाइब्रेंट गुजरात में 2011, 2010, 2009 में कितने एमओयू साइन हुए, उनका लेखा जोखा बताइए। क्यों? क्योंकि केंद्र उन सारे इन्वेस्टर्स को क्या पहुंचना चाहती थी कि भाई इन्वेस्ट मत करो गुजरात में? क्या प्रधानमंत्री के आज के बयान से इसी तरफ इशारा है? देखिए नाविका जी, जिस प्रकार से मोदी विरोध में उतरते उतरते आज हम देखते हैं इकोसिस्टम भारत के विरोध में उतर आया है, वो कालखंड था जब मोदी विरोध में गुजरात के खिलाफ सुपारी लेने का काम और फतवा जारी करने का काम हुआ था। और मैं 5 उदाहरण स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये दिखाती इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कि कांग्रेस ने बंद इशू किया था गुजरात वाइब्रेंट समिट पर। मानिए कि आपको प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है, आप कह रहे हैं बंद होगा और यहां पर किसी को आने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, आपने इनकम टैक्स और एजेंसीज को बहुत कवर किया है। पहली बार अगर किसी केंद्र की सरकार की एजेंसी ने स्टेट गवर्नमेंट को इनकम
नोटिस जारी किया तो वो गुजरात समिट, वाइब्रेंट समिट के दौरान गुजरात गवर्नमेंट को और उनसे डिटेल मांगी गई कि बताइए कौन कौन निवेश का प्रॉमिस कर रहा है ताकि उनको भी हाउंड किया जाए। तीसरा, आपको याद है जब इशरत जहां को आतंकवादी किसने कहा था? आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम ने। तो इन्होंने कहा था, केंद्र की सरकार ने सीबीआई लगा दी और कहा कि नहीं, ये गुजरात की एजेंसी, उसको हाउंड करो। चौथा, गुजकोका जो मकोका की तरह हूबहू बिल था, उसको 2 बार पारित किया था असेंबली ने। ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, गवर्नर के माध्यम से उस पर रोक लगवाई, मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था पर कितनी बड़ी चोट की गई। और आखिरी बात, आपको याद है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नेहरू जी ने शुरू किया था, पर नर्मदा बचाओ आंदोलन, और कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रहा था? वही मेधा पाटकर जो कांग्रेस के साथ आज भी खड़ी है, भारत जोड़ो यात्रा में भी थी। उनके माध्यम से गुजरात का विकास ना हो, सिंचाई बिजली उत्पादन ना हो, उसके लिए कैसा एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया गया। ये तो 5 स्पेसिफिक उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी के केस में कहा कि इन लोगों ने टिकड़ी बना, एक पूरा नेक्सस बनाकर गुजरात को डिफेम करने का षड्यंत्र रचा और उसमें फंडिंग कांग्रेस ही कर रहे थे। अब ये 5 स्पेसिफिक उदाहरण का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। कोई स्टेट गवर्नमेंट को आईटी नोटिस आपने आज तक देखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज इशूइंग इनकम टैक्स नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर MOUs इन वाइब्रेंट गुजरात। तहसीन पूनावाला जी देर आए लेकिन दुरुस्त आइए और सवालों के जवाब दीजिए। नाविका जी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना। करीबन 51 मिनट के स्पीच में 44 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 20 टाइम भाजपा के बारे में बात किया। सिर्फ ये बताया कांग्रेस 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 कांग्रेस। वो होता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जो भाजपा का उठाए विक्टिम कार्ड खेला, ये हुआ गलत, वो हुआ गलत। टाइम्स ऑफ इंडिया तो गलत नहीं है ना नाविका जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 1,04,872 MOU साइन हुए 2003 से लेके 2019 तक गुजरात के अंदर। कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए? 25,000 प्रोजेक्ट्स। आप हर चीज में जुमला देते हो। प्रधानमंत्री जी कल की बात क्यों करते, आज और वर्तमान की बात करें। वहां मणिपुर में लोग जल रहे, मध्य प्रदेश में 12 साल की लड़की का बलात्कार होता, कोई उसकी मदद नहीं करता है। ये इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, अपनी बात करने के लिए कुछ नहीं। तो मेरे पे सीबीआई की नोटिस आई, मेरे पर ये आया। अगर आपके साथ गलत हो तो आप दूसरों के साथ गलत क्यों कर रहे? सवाल यह है ना, गुजरात ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में सारे बड़े राज्यों से सबसे कम स्थान पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए नेगेटिव बात करते, नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सवालों के जवाब नहीं है। शहजाद पूनावाला, अब मुझे पता नहीं, इन्होंने पवन खेड़ा का पीसी देखकर बोल दिया 51 मिनट का, उनका तो आधे घंटे का स्पीच था आज। और आज तो कांग्रेस का कोई जिक्र नाम लेकर तो हुआ ही नहीं। मध्य प्रदेश की स्पीच को ये गुजरात की स्पीच से जोड़ रहे हैं। मैं कल की बात कर रहा हूं। फैक्ट है, आज की बात हो रही है ना मान्यवर। आज कहा उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात पे, बीच में मत बोलिए। आई हैव नॉट स्पोकन इन फ्रंट ऑफ, यू डोंट इंटरप्ट मी, यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग एवरी टाइम आई स्पीक, सो यू वेट फॉर योर टर्न। That's courtesy. That's courtesy and manners. Please wait for your turn. Please wait for your turn. अब मेरी बात हो जाने दीजिए। शहजाद जी, तो तहसीन ने आज की स्पीच तो सुनी ही नहीं है, और मैंने तो 5 उदाहरण गिनाए कि आज की स्पीच के कैसे वो सत्यापित होता है, उस पर एक भी जवाब नहीं। और जहां तक सवाल है महिलाओं का, तहसीन पूनावाला, एक बात केवल बता दीजिए। सीकर में 2 दिन पहले राजस्थान में एक 15 वर्षीय बच्ची को गैंगरेप करके मार दिया गया और कुएं में डाल दिया गया, उस पर एक ट्वीट बताइए। बिहार में एक दलित महिला पर पेशाब की गई। आपके पूरे गठबंधन का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप लोग बात करेंगे, पर आज की स्पीच पर मैंने 5 उदाहरण गिनाए। आईटी नोटिस, नर्मदा बचाओ आंदोलन, किस प्रकार से गुजरात गुजकोका को रोका, इशरत जहां वाला मामला, और 2002 का राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सॉल्व किया और बताया कि कॉन्स्पिरेसी थी, उस पर एक जवाब दीजिए। नाविका जी, अब मैं बात करूं क्योंकि मुझे पता नहीं एंकर कौन है। जी बोलिए। कभी कभी लगता है भाजपा के प्रवक्ता एंकर बन गए। आप नाविका जी पर सवाल उठा रहे, मुझ पे नहीं। नाविका जी तहसीन पूनावाला जी, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका समय है, आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, वरना एंकर को शूट करने का कांग्रेस को हमेशा से अधिकार रहा है। आप पे ने बीजेपी के प्रवक्ता पे नहीं, आप मुझ पर भी कर लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता नहीं है। बॉयकॉट, अरे मैं अपना जवाब दे दूं। बॉयकॉट करने वाले तो कांग्रेस पार्टी है, वो कर ले, लेकिन आप जवाब दीजिए। अच्छा, मैं तो आपको नहीं करता हूं ना बॉयकॉट, तो उसे प्लीज बोलिए, चुप बैठे, अब बीच में ना बोले। सवाल ये है कि इशरत जहां पर जो भी प्रश्न उठे तो उसके साथ उस वक्त अलायंस में कौन था? नीतीश कुमार जी के साथ आपकी सरकार। नीतीश कुमार जी ने उठाया, उन्होंने कहा बिहार की बेटी है, आपने अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? तो नीतीश जी ने जब अलायंस तोड़े तब आप चले गए।
दूसरा सवाल, CBI सरदार पटेल का जो प्रोजेक्ट था वो किसने शुरू किया? नेहरू जी ने शुरू किया। उसको खत्म किसने किया? मोदी जी बीजेपी ने खत्म किया। सुनिए, और बीच में जब कांग्रेस उस प्रोजेक्ट को खत्म कर रही थी, बीजेपी ने उसका विरोध किया, केशुभाई पटेल ने उसका विरोध किया। मान्यवर। आप तीसरी बात सुनिए। क्या विरोध किया? एक उदाहरण दिखाइए विरोध किया हमने। एक उदाहरण दिखाइए। ऐसे भाग कर नहीं होगा, ऐसे हिट एंड रन नहीं होगा। उदाहरण दिखाइए बीजेपी ने कब विरोध किया सरदार सरोवर पटेल प्रोजेक्ट का। नो यू शो मी। ही डिडंट वांट इंटरप्शन। अच्छा, ये ऐसे झूठ फैलाएंगे क्या? नहीं, आप अपनी बात खत्म कर लिए, फिर आपका सवाल। तहसीन अपनी बात खत्म करिए, उसको बोलने दीजिए। नहीं, आप बात खत्म करिए, आप बात खत्म करिए ना अपनी। अब तीसरा सवाल और अपनी बात में खत्म करता हूं। जेडीयू का जवाब दे दिया। 25,000, 1 लाख में से 25,000 प्रोजेक्ट इनके हुए। उस पर सवाल उठाते तो कहते हैं आप मोदी जी पे सवाल उठा रहे, गुजरात पे उठा रहे, भारत पे उठा रहे। अरे हम उन पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे कि आप जुमलों के एमयूयूज क्यों करते हैं? जो सच है आप सच्चाई कीजिए। चाहे गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो निवेश नहीं हो रहा है। अगर हम उस पर सवाल अगर पूछे कि चाइनीज फर्म्स क्यों आ रहे हैं, अगर पूछे पीएम केयर फंड में पैसे क्यों आ रहे हैं, तो हम देश के खिलाफ नहीं, हम देश के साथ है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। चाइनीज फर्म्स पर तो कांग्रेस पार्टी कुछ ना ही कहे तो बेहतर है, क्योंकि चाइना के ऊपर तो स्टोरी मैंने की थी 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया पर। आप देख लीजिए, फ्रंट पेज पर थी अगस्त की 25 तारीख 2005, और पढ़ लीजिए कि चाइनीज कंपनियों को अंदर लाने के लिए आईबी के वार्निंग के बावजूद कांग्रेस अंदर लेकर आई थी। आज चाइनीज पर आप ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि चाइना के साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी का रिश्ता है और पता नहीं क्या क्या दोस्ती है। आप कांग्रेस पार्टी ने पावर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में कैसे चाइनीज कंपनी को आने दिया, ये शायद आपको कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। लेकिन बात आज ये नहीं है, बात ये है कि वारिस पठान जी एक प्रूफ दिखाना था, एक प्रूफ दिखाना है, केवल एक प्रूफ। आप थोड़ा जूम कीजिए, कैमरा पर्सन थोड़ा जूम कीजिए। इन्होंने अभी कहा हमने तो इसका विरोध किया, उसका विरोध किया, चाइनीज का विरोध किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, आप इसमें, ये आप ही के ग्रुप का है। कांग्रेस इश्यूज बंद कॉल अगेंस्ट वाइब्रेंट गुजरात समिट। आप मुझे बताइए कौन ऐसा करता है? मानसिकता किसकी ऐसे हो सकती है? आईटी नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को इशू होने का एक और उदाहरण दिखा दीजिए तहसीन। और बाय द वे, इशरत जहां में सीबीआई ने कहा शी इज नॉट टेररिस्ट, आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम ने कहा शी इज टेररिस्ट। ये आप दोनों की एजेंसीज में तू में चल रहा था, और जिसने बोला ना कि यहाँ की बेटी, वो आपके साथ था। पहली बार हिस्ट्री में सीबीआई और आईबी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वारिस पठान जी, एक स्टेट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का नोटिस आया कि भाई एमओयू कौन से साइन किए हमें बताओ। इनकम टैक्स का नोटिस एमओयू पर, ये कभी सुना है वारिस पठान जी? आपको लगता है ये सब सही था, ये ठीक चल रहा था? नहीं, देखिए नविका जी, मैं तो ना एनडीए का हिस्सा हूं, ना ये INDI, ये जो गठबंधन बन गया है चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने जो बनाया, मैं तो दोनों का भी हिस्सा नहीं हूं ना। मगर कहीं ना कहीं दोनों ने चाइना के साथ जो भी किया, मगर आज के प्रधानमंत्री बैठे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी का फर्ज क्या बनता है? अगर चाइना घुस रहा है तो उसको लाल आंख दिखाए। बहरहाल उसके ऊपर आपका डिबेट नहीं है, आप मुझे बोलोगे आप टॉपिक से भटक रहे हो, इसलिए मैं अब मेन टॉपिक पे आता हूं ना। अभी शहजाद पूनावाला की बात अगर मान लेना, अगर नविका जी, अगर बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आपके चैनल पे आके बोलेगा तो एक ही चीज बोलेगा, 2014 से जो विकास हुआ वो आज तक नहीं हुआ। आज तक तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 2014 नरेंद्र मोदी आए, उसके पहले पूरा हमारा भारत देश एक जंगल था। ना वहां ट्रेन थी, ना बड़े एयरपोर्ट थे, ना यूनिवर्सिटियां थी, ना बड़े हॉस्पिटल थे, कुछ नहीं था। बस सिर्फ दंगे ही दंगे हो रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने आके पूरा सब बसा दिया भारत को। अरे कब तक झूठ बोलोगे? नरेंद्र मोदी ने आके एक काम बहुत अच्छे से किया, जिसमें वो मास्टर है, बीजेपी चैंपियन है उसके, वो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां बको, वोट हासिल करो, सत्ता पे बैठो, मुसलमानों को जो गाली दे उसको प्रमोशन दो। रमेश बिधूरी को आपने कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया, बाद में उसको आपने टोंक का प्रभारी बना दिया। क्यों? कि उसने मुसलमानों को गालियां दी। पीछे दो पूर्व मंत्री बैठ के हंस रहे थे, बोले वाह शाबाश, तूने अपना काम कर दिया। अब मोदी ने अपना काम कर दिया। मतलब शहजाद भाई, क्या मुसलमानों को गाली देके आपकी सियासत चमकाओगे? उनके हक इंसाफ के लिए कभी बोलोगे? तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात क्यों की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा? ये तो पूरा के पूरा एक जुमला है ना। जब सदन के पटल पे खड़े होकर जिस इंसान, जिस शख्स ने इतनी भद्दी अपरप्त भाषा का इस्तेमाल किया,
उसको प्रमोशन। जवाब दे दे। वाह। और जो मध्य प्रदेश के अंदर लड़की के बलात्कारी है उनको अब तक शिवराज चौहान ने अरेस्ट तक नहीं किया, एक ट्वीट तक नहीं किया कंडेमनेशन का। मैं आती हूँ आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं जफर सारेश वाला, मैं शहजाद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पॉलिटिकल तू मैं से पहले मैं जफर सारेश वाला से पूछना चाहती हूँ। मुसलमान हैं, गुजरात में रहे हैं, वारिस पठान से ज्यादा गुजरात के बारे में जानते हैं। जफर सारेश वाला, आज इस देश के लोगों को आप ये बता दीजिए, आज हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि क्या बीजेपी सिर्फ पोलराइजेशन करती है? क्या नरेंद्र मोदी का डीएनए विकास का नहीं है, पोलराइजेशन का है? और क्या गुजरात की स्थिति मोदी के नीचे बेहतर नहीं हुई? क्या ये सब बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं जो देखने को मिलते हैं कि जीडीपी के नंबर में और पर कैपिटा इनकम में कैसे गुजरात आगे बढ़ा? आज आप गुजरात का हाल खुद समझा दीजिए वारिस पठान को। देखिए नाविका जी, मैं खुद जो है ना सबसे बड़ा विक्टिम 2002 के राइट का। मेरा घर जलाया था, मेरी ऑफिस जली थी, मेरी फैक्ट्री जला दी थी, मेरी वाइफ का भी घर जल गया था। तो इसलिए मुझसे कोई सवाल ये ना पूछे, मेरा भी इतना ही सब कुछ हुआ था जितना और लोगों का हुआ था। खैर, लेकिन 2002 को आप कट ऑफ करो, उसके बाद जो मुसलमानों ने तरक्की गुजरात में की है, आपको मोदी साहब से प्रॉब्लम हो, उनकी सियासत से प्रॉब्लम हो, जो भी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये फैक्ट है। मैं आपको दो आंकड़े देता हूं। जो हज है, हज के अंदर पूरे हिंदुस्तान को हमारी हुकूमत ने कोटा दिया हुआ है, यानी 1,75,000 हाजी, तो हर स्टेट को कोटा दिया है। मैं 2013 का आंकड़ा देता हूं आपको कि उस वक्त गुजरात का जो कोटा था वो 3,500 का था, 3,600 हाजियों का कोटा था। ठीक है, उस साल एप्लीकेशन जो आई थी गुजरात में वो 75,000 एप्लीकेशन आई थी 3,500 हाजियों के जाने के लिए। और 2002 से अगर आप जाएं, ये मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, ईयर ऑन ईयर देयर वाज अ राइज ऑफ 15% इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अच्छा, हज जो है ये उसी पर फर्ज होता है जिसके पास इतनी वेल्थ है, मतलब हर साल मुसलमानों की वेल्थ इतनी प्रपोर्शन में बढ़ती थी। आपको मैं एक और आंकड़ा देता हूं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गुजरात में मुसलमानों की जो आबादी है वो 9.9% है, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन आज भी गुजरात में 23% है। तो मैं हमेशा बीजेपी पार्टी और बीजेपी हुकूमत को अलग देखता हूं। जो तरक्की मोदी के जमाने में मुसलमानों की हुई हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, 2002 तक नाविका जी अहमदाबाद शहर में 2 मुस्लिम रन स्कूलें थी। 2002 के बाद मुसलमानों ने तय किया भाई जिसको हुकूमत करनी है करे, हम अपने आप को तालीम और कारोबार में लगाएंगे। आज अहमदाबाद शहर में 79 मुस्लिम रन स्कूलें हैं और वो सारी स्कूलें मोदी साहब के जमाने में हुई। और यही पैटर्न बड़ौदा में है, राजकोट में है, भावनगर में है, सूरत में है। तो मुसलमानों ने जो तरक्की की है, और ये वाइब्रेंट गुजरात का बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए कि वाइब्रेंट गुजरात की वजह से जो दुनिया भर के लोग आते थे, जो इन्वेस्टमेंट आया था। अच्छा देखिए, ये मैं तहसीन का जवाब देता हूं, 1 लाख एमओयू के सामने 25,000 एक्चुअल फ्रुक्टिफाई हुए। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, दुनिया में 9% या 11% से ज्यादा नहीं होते। और ये वाइब्रेंट गुजरात जो इन्होंने गुजरात में शुरू किया, उसी को टेम्पलेट लेकर फिर कर्नाटक ने शुरू किया, वही बंगाल में आज ममता जी कर रही हैं, वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही हिमाचल में हुआ, और अब हिंदुस्तान का हर स्टेट, यूपी में अखिलेश साहब ने अपने जमाने में शुरू किया। तो मैं समझता हूं कि ये मोदी साहब ने जो टेम्पलेट दिया वाइब्रेंट का, वाइब्रेंट गुजरात का, ये हिंदुस्तान का हर स्टेट अब कुछ ना कुछ ये करता है। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है भाई, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आता है। अगर पूनावाला, आज जफर सारेश वाला ने आपका पर्दाफाश कर दिया, आपका भी और वारिस पठान का। तहसीन पूनावाला, पहले आप। जी, एक अव्वल तो मैं जफर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं,
और मैं उम्मीद करूंगा कि जिंदगी भर में और भी तरक्की करें और भी सक्सेस पाए। लेकिन सवाल यह है कि जो आप वर्तमान प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए इतना किया, वो अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, बिदुरी जी को जिम्मेदारी दिया टोंक के अंदर, वही बिदुरी जी जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। क्या शब्दों का प्रयोग किया अब प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ उस बात पे आ रहा हूं। आते हम गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात के ऊपर। नर्मदा डैम का पानी इसलिए रिलीज नहीं किया गया था जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे नहीं आया, ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस, जहां पर नाविका जी आपने काम किया। लेकिन आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि जब वाइब्रेंट गुजरात होता था तो कांग्रेस बंद बुलाती थी, क्यों? मैम मैं प्लीज इसका तो जवाब दीजिए। मैम मैं प्लीज अपनी बात रख दो प्लीज। नहीं, अगर वाइब्रेंट, थैंक यू मैम, अगर वाइब्रेंट गुजरात है, वाइब्रेंट गुजरात सबके लिए होना चाहिए। क्या उस वाइब्रेंट गुजरात के अंदर इनकम टैक्स नोटिसेस छोड़ दीजिए, एक आज इस वक्त फ्लड्स आ गए क्योंकि फ्लड गेट डैम के लेट खुले, प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे खुले, से न्यूज रिपोर्ट इंक्लूडिंग शहजाद कर रहे। ये वाइब्रेंट गुजरात है नाविका जी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूं। 1 लाख में से एमओयू, नाविका मैं जवाब दे सकता हूं। जी बिल्कुल जवाब दीजिए। थैंक यू। अब देखिए, किसी ने नीच कहा प्रधानमंत्री को, प्रतिक्रिया में उग्रवादी कहा गया, गलत है। मुझे भी मुजाहिदीन कहा गया, पर मेरे खुद के भाई ने कभी उस पर टीका टिप्पणी नहीं की, चुप बैठे रहे। पर छोड़ दीजिए उस बात को, बीच में मत बोलना अब। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस कैटेगोरिकल तरीके से हमने तो कार्रवाई और स्टेटमेंट अभी दिया, राहुल गांधी कहते हैं मंदिर की मूर्ति में प्राण नहीं होते, वारिस पठान स्टेटमेंट दे सकते हैं, सनातन की समाप्ति होनी चाहिए, हिंदू ग्लोबल मेनेस है, और पॉन मुडी कहता है कि हिंदू की समाप्ति ही हमारे गठबंधन का एजेंडा है। राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला। ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जिसके परमेश्वर जी कर्नाटका की बात कर रहे थे आप, उनके वहां से मंत्री कहते हैं हिंदू का धर्म कब जन्मा है, हिंदू धर्म झूठा है, समाजवादी पार्टी कहती है। तो मुझे लगता है कि इन बयानों को, और हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने माना है, ये तो तहसीन वो है ना, हेट स्पीच पे कितने पीआईएल डालते थे नाविका जी, आपको पता है ये? इनको पूछे लास्ट पीआईएल कब डाला राहुल गांधी और कांग्रेस के और उदयनिधि स्टालिन पे। मुझे उम्मीद है आपको भेजा भी होगा पीआईएल की कॉपी, भेजी है उसने आपको? अच्छा नहीं भेजी है, नहीं, सॉरी। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात की बात है, जहां तक मुझे एक बात बताइए, वाइब्रेंट गुजरात को तो आप विवादित गुजरात बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में छपा है कि कांग्रेस के नेताओं ने फंड किया कि गुजरात की छवि डैमेज हो। 64 एमपीओ ने यूनाइटेड स्टेट्स को लेटर लिखा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वीजा ना दिया जाए, जबकि वो अप्लाई नहीं कर रहे थे। पर ये कोई आंतरिक मामलों को विदेशी पटल पर कौन ले जाता है? ये तब से इनकी मानसिकता बनी और आज भी वही कर रहे हैं। भारत का पार्लियामेंट बनता है, विरोध, शिव शक्ति पॉइंट विरोध, G20 विरोध, भारत की आर्थिक उपलब्धि विरोध। तो ये भारत का विरोध करने लगते हैं, मोदी की घृणा करते करते। ये इनकी मानसिकता और फितरत। बल्कि यूके ने तो नरेंद्र मोदी और गुजरात का बॉयकॉट कर रखा था। 2012 में उन्होंने एंगेज करना शुरू किया, ये कह के कि हमें गुजरात के साथ रिश्ते रखने पड़ेंगे, गुजरात आगे बढ़ रहा है। और तब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब मुख्यमंत्री थे, उनका ट्वीट भी है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल यह है, देश और व्यक्ति विशेष के पीछे एक तरह से स्टैंड ले लेना और देश के खिलाफ, राज्यों के खिलाफ काम करना, ये कहां का जस्टिस है? ये सवाल आज उठा है। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, हमारी पब्लिक भी पूछ रही है। नाविका जी, आपने 2008 का रतन टाटा जी का इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कहेंगे? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आज कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा सकती है, तो जब उनकी सरकार थी तब क्या किया होगा? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, आज ये गुजरात डीएनए की बात कर रहे हैं, तब गुजरात का डीएनए कहां गया था जब सब लोग दो गुजराती की बात कर रहे थे? श्याम सुंदर वर्मा का फतेहपुर शेखावटी राजस्थान से सवाल है, सभी विपक्षी दल मोदी का विरोध जोर शोर से करें, लेकिन वो अपने शासित राज्यों की हालत क्यों नहीं बता रहे? वारिस पठान जी, आज सिर्फ इतना कहूंगी, समय कम है, 30 सेकंड में। आज आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ ये, मुसलमानों के खिलाफ वो। मैं आपको बता दूं, आपने जफर सारेशवाला जी से सुना, यहां शहजाद पूनावाला जी भी मुसलमान हैं। तहसीन, मुझे छोड़कर इस पैनल पर 4 मुसलमान भाई ही बैठे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के हक मारे गए हैं। वारिस पठान जी, नंबर गलत डायल हुआ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नाविका जी, आपकी
नहीं नविका जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। चाहे शहजाद पूनावाला हो, तहसीन हो, जफर भाई हो या आप, वो चारों हमारे दोस्त है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी एग्री टू डिसएग्री, मगर यह बात है हक और इंसाफ की। अपने आपने वाइब्रेंट गुजरात की बात कर दी, आप थोड़ा वाइब्रेंट मणिपुर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, जो भी मोदी जी के ही शासन का है ना हिस्सा, वो भी मणिपुर के अंदर आप हमने सबने देखा ना किस तरह से हमारी नारियों को इस तरह से चलाया गया, बाद में वीडियो निकाले गए और वहां के सीएम को बोलना पड़ा कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटना हो चुकी है, इस वजह से हमने इंटरनेट बंद कर दिया। क्या ये शर्मनाक नहीं थी? तो आप सिर्फ मोदी का ये मत दिखाइए। जब सही नहीं होती चीजें तो इंटरनेट बंद होता है। ना पहली बार मणिपुर में बंद हुआ, ना पहली बार देश के किसी और हिस्से में। लेकिन वारिस पठान जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, मुझे कहना पड़ा क्योंकि आप हर बार मुस्लिम के खिलाफ ये वो बोलते रहते हैं। मैं आपको एक भारतीय की तरह से देखती हूं, आप भी भारतीय, हम सब भी भारतीय। क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्यों राज्य के नाम पर, एक व्यक्ति विशेष के नाम पर एक राज्य के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं? हमें कभी ना कभी इस बात पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कहते हैं कि एजेंसी इस्तेमाल होती है, आज जो कहते हैं कि सौतेला व्यवहार होता है राज्यों से, शायद उन्हें अपना इतिहास उठाकर देखना पड़ेगा। कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। गुजरात से यूपीए सरकार के भेदभाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दावा अगर सच है तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री के इस बयान को सिर्फ नकार देने से काम नहीं चलेगा, इस पर सभी विपक्षी पार्टियों को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। आज इस डिबेट में इतना ही।